अस्सलाम वालेकुम। इमेजिंग एक्सपर्ट पाकिस्तान की एक और एपिसोड के साथ मैं हूं सैयद मुदब्बिर ज़ैदी। रेडियोग्राफी क्या है? एक रेडियोग्राफर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक एक्स-रे या कोई रेडियोग्राफ लेने के लिए? किन-किन फैक्टर्स का ख्याल रखना चाहिए? हमारे साथ मौजूद है मुर्तज़ा। मुर्तज़ा के साथ हमारी एक एपिसोड ऑलरेडी हो चुकी है जो कि कार्डियक एमआरआई पे है। माशाल्लाह से मुर्तज़ा 12 ईयर से ज़्यादा का एक्सपीरियंस रखते हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस रेडियोग्राफर हैं। आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं मुर्तज़ा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया मुदब्बिर। मुर्तज़ा, हम टॉपिक पे आते हैं। आप बताना पसंद करेंगे कि रेडियोग्राफी क्या है? और एक रेडियोग्राफर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं? सबसे पहले मुदब्बिर थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे एक और मौका जो है वो दिया है कि मैं रेडियोग्राफी पे बात कर सकूं। रेडियोग्राफी एक बहुत वास्ट जो है वो फील्ड है और इसकी हर मोडेलिटी पे बड़ी कम्प्रिहेंसिव और बड़ी डिटेल जो है ना गुफ्तगू हो सकती है। रेडियोग्राफी अगर जस्ट टू क्विक आंसर टू योर क्वेश्चन, रेडियोग्राफी जो है वो एक ऐसा फील्ड है कि जिसमें हम अगर मेडिकल फील्ड में ही अपने आप को महदूद रखें तो जिसमें हम रेडिएशंस का सहारा लेते हुए पेशेंट्स की जो हैं वो इमेजेस प्रोड्यूस करते हैं और उससे उस पेशेंट के डायग्नोस्टिक और उस पे ट्रीटमेंट में फिर जो है वो हमारे लिए कारआमद और मददगार साबित होती है। तो ये तो बेसिकली जो है ना एक रेडियोग्राफी का जो है ना एक पर्सपेक्टिव है। इसके अलावा और भी फील्ड्स में रेडियोग्राफी यूज होती है। यहाँ पे उसका आंसर देना मतलब नहीं, लेकिन जस्ट फॉर जो हमारे जूनियर्स हैं उनके लिए रेडियोग्राफी एयरपोर्ट्स पे भी यूज होती है। रेडियोग्राफी जो है वो मुख्तलिफ इंडस्ट्री में भी यूज होती है। रेडियोग्राफी जो है वो पेंटिंग में भी यूज होती है टू डिटेक्ट देयर लाइफ। रेडियोग्राफी जो है वो जो पैलियोंटोलॉजी और जियोलॉजी में भी यूज होती है। रेडियोग्राफी जो है वो डीएनए ट्रेसिंग में भी यूज होती है। सो देयर आर you name it, there are a lot of branches of radiography. So we will take ourselves and we will keep ourselves, very limited to the medical radiography. Radiographer के जो response very important role and very important responsibility of radiographer. जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं तो इसका स्कोप जो है वो डिफरेंट हो सकता है एट डिफरेंट लेवल एंड एट डिफरेंट स्टेजेस एंड एट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस। इसको इसको मैं आज जो है ना बड़ा मतलब जो है ना ओपनली बात करूंगा और बहुत सी बातें मुमकिन है वो ऐसी हों कि बहुत से लोग उससे इत्तेफाक ना करते हों और बहुत से लोग मुमकिन है उससे इत्तेफाक करें। लेकिन एक 10 साल अगर आप कहते हैं या 12 साल कहते हैं या 13 साल कहते हैं, इतना एक्सपीरियंस, इतना वक्त गुजारने के बाद, ऑल्दो आज भी हम एक लर्निंग प्रोसेस में हैं, तो मैं वो अपना एक सारा जो एक मेरा 10 ईयर का एक्सपीरियंस है उसके हवाले से मैं जो समझता हूँ कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो रेडियोग्राफर पे आती हैं, आज उसके हवाले से मैं बात करना चाहूंगा। सॉरी। और इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं और भी डिस्कस ये करूंगा कि ये मेरी एक इंटरनल फीलिंग है कि जैसे मैंने पहले कहा कि मुमकिन है बहुत से लोग इससे इत्तेफाक ना करें, लेकिन with the passage of time they will come to that conclusion, yes, so this is the way we have to do, or this was the way we have to perform in the future. So ये इस हवाले से अगर मैं अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज के हवाले से बात करूं एक रेडियोग्राफर के हवाले से, तो मैं सबसे पहले ये बात कहूंगा कि एक उनका सॉलिड नॉलेज बेस होना चाहिए अबाउट दैट फील्ड। उन्होंने एक प्रॉपर जो है इस काम को या तो सीखा हो अपने किसी सीनियर से, या उन्होंने इसकी एक जो है डिप्लोमा लेवल पे या डिग्री लेवल पे इसकी एजुकेशन हासिल की हो। वो समझते हो कि एक्सरे क्या है और ये किस तरह से बेनिफिट पहुंचाता है और उससे किस तरह से हमें नुकसान हो सकता है। नंबर वन। नंबर टू, मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि ये जो मैंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज फील की हैं, तो ये मैं आपको ये अतिया कर रहा हूं और आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि दीज आर 14 रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ रेडियोग्राफर। 14 आर बिलीव मी, कोई जैसा भी काम कर रहा है वो विद इन दैट 14 पॉइंट्स ही काम कर रहा है।
और वो फ्यूचर में जहां पे भी काम करेगा विद इन दैट 14 पॉइंट्स ही करेगा। सो द फर्स्ट पॉइंट वाज सॉलिड नॉलेज बेस होना चाहिए कि हम एक्सरे को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ अ पेशेंट और ह्यूमैनिटी। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब एक्सरे रेडिएशन के बारे में लोगों का नॉलेज नहीं था, आप जानते होंगे, तो अमेरिकन कंपनीज और यूरोपियन कंट्रीज में रेडियो एक्टिव मटीरियल जो है वो एज ए ग्लोइंग एजेंट यूज होता था, एंड इट हैज बीन यूज्ड मैनी मैनी ईयर्स। वो रेडियो एक्टिव मटीरियल क्रीम्स में मिक्स करते थे और फीमेल्स को कहते थे यू आर ग्लोइंग इवन इन द नाइट, बट लेटर दे कम टू नो, ओ गॉड, दिस इज डेंजरस, दिस कैन कॉज कैंसर, एंड दे सडनली बैंड इट। अब मैं आपको दूसरी एग्जांपल भी देता हूं, हमारे जो सीनियर रेडियोलॉजिस्ट हैं वो इसको सेकंड करेंगे बात को, कि विल यू बिलीव कि जब आप रेडिएशन के बारे में लोगों का नॉलेज नहीं था, वो शू शॉप पे जा उनके पास एक रेडियो एक्टिव मटेरियल होता था जिससे वो पाँव का एक्सरे करता था, सिर्फ पाँव का साइज लेने के लिए, और एक्सरे को जूता बेचने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नॉलेज बेस का होना ऑफ दैट पॉइंट कितना इंपॉर्टेंट है, कि आपका सॉलिड नॉलेज बेस होना चाहिए और आप ये जानते हो कि उस वक्त में जो बेस्ट नॉलेज अवेलेबल है आप उससे वाकिफ हैं, आप उसके मुताबिक यूज कर रहे हैं वो रेडिएशन या वो चीज, और आप लोगों को फायदा दे रहे हैं। सेकंड थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, जब आपका नॉलेज बेस आ जाता है, इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि अब आप अल्लामा हो गए हैं और अब आपको सब कुछ पता चल गया है, अब आपने अपग्रेड नहीं करना, नहीं। ये मतलब अगर मैं थोड़ा सा एक सेकंड के लिए पीछे जाऊं, जब हम जस्ट एक मतलब फिजिक्स के बारे में जानते थे कि जी ये आज जो है ये फिजिक्स जो है हम उसके सारे प्रिंसिपल जान चुके हैं और अब हम कोई नए लॉज दरियाफ्त नहीं कर सकते, तो फिर मॉडर्न फिजिक्स आइंस्टाइन ने जो है वो दरियाफ्त कर ली। दैट वाज व्हाट, कि उन्होंने अपने आप को अपग्रेड किया। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका नॉलेज बेस हो और आप उसको अपग्रेड करें। थर्ड पॉइंट, व्हाट इज दिस, कि नॉलेज अपग्रेड करने के साथ साथ उस नॉलेज से यूज करके जो नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं आप उससे भी वाकिफ हों। आप सिर्फ प्रिंसिपल्स को नहीं जानते, आप उसमें जो डेवलपमेंट्स हैं आप उससे भी वाकिफ हों कि वो कौन सी डेवलपमेंट हो रही हैं जो कि हमारे फील्ड से रिलेटेड हैं, या वो हमारे फील्ड के साथ एलाइड हैं, या वो हमारे फील्ड से कॉन्ट्रेरी हैं, और वो किस तरह से इंप्रूवमेंट प्रोड्यूस कर रही हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड थिंग, कि आप ये तीनों चीजें रखने के बाद, इसमें हरगिज ऐसा नहीं है, मैं हरगिज ये नहीं कह रहा जो स्टूडेंट्स हैं कि वो अब ये सोचना शुरू कर दे कि उन्हें बुक्स पढ़नी है और उनको अब जो है ना सर्च करना है और फिर ही वो काम कर सकते, नहीं, वो जो काम कर रहे हैं वो करते रहें। ये जो पॉइंट्स हैं ये उन्होंने अपनी एक हैबिट बनानी है कि इस तरह से उन्होंने इंप्रूव करना है। उसके बाद जो उनके पास जो नॉलेज है उस नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए वो बेस्ट एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस जो है वो करें। ये बड़ा एक बड़ी खूबसूरत ये एक फ्रेज है कि आप जो भी काम करें वो आप जो है वो आपके पास उसका उसका आंसर हो, कि मैंने ये जो काम किया है ये मेरे उस्ताद ने मुझे ऐसे सिखाया था, उन्होंने मुझे ऐसे लिखाया था, या ये इस बुक में से मैंने पढ़ा है, या इस पेपर में से मैंने पढ़ा है, लोग इसके ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हैं, लोग इसके ऊपर रिजल्ट ले रहे हैं, और मैं इसको फर्दर भी रिव्यू कर रहा हूं कि क्या नई डेवलपमेंट्स आ रही हैं। सो दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रेडियोग्राफर एज वेल। फिफ्थ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं समझता हूं वो ये आती है कि आप जो जब आप काम आपने फॉर एग्जांपल एक चेस्ट एक्सरे आपने परफॉर्म किया है, अब इस चेस्ट एक्सरे को करने के बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पूरी हो गई है, आपने तो अपना काम कर दिया है, वेरी गुड, लेकिन आपके बैक एंड माइंड में एक चीज होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए कि आप अपने इस काम इसकी लिमिट्स को एक्सटेंड करें, बॉटम डाउन एक्सपेंड करें और टॉप अप एक्सपेंड करें। क्या मतलब ये कि जैसे मैंने आपको ऊपर वाले 5 पॉइंट्स बताए हैं, बॉटम डाउन कैसे, कि आप और कैसे इसे बेहतर कर सकते हैं, आप और कौन से काम ऐसे कर सकते हैं कि जिसमें आप जो है बेहतरीन एक्सरे जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक 25-year-old मैन 70 kg, उसका तो चेस्ट एक्सरे करना बहुत आसान है, अगर कोई रेडियोग्राफर है वो चेस्ट एक्सरे करता है, लेकिन वही चेस्ट एक्सरे करना 1-year-old बेबी का इंतहाई डिफिकल्ट है।
तो फिर आपको अपना बॉटम डाउन जो आपका नॉलेज है जिसपे आपने अपना सारा वर्क प्रेजेंट करना है, उसको आपको एक्सपेंड करना है। मैं क्या ऐसे काम कर सकता हूँ कि जिससे वो बच्चा जो है वो जब एक्सरे करवाने के लिए आए तो मैं बेस्ट जो है ना एक्सरे उसका ले सकूं। क्या आपको अपने इन्वायरमेंट को देखना है, आपको उसको कैसे वेलकम करना है, आपको किस तरह से उसको जो है वो बताना है कि यू विल स्निफ अ फ्लोर। क्या आपके पास वहां पे एक फ्लोर है कि जिसको आप बच्चे को दिखाएं कैसे सूंघना है? क्या बच्चे को कोई आपके पास ऐसी टेक्निक है कि जिसमें आप बच्चे को बताएं कि आपने मूव नहीं करना, या क्या आपने कभी ऐसा काम किया कि आप कोई ऐसी डिवाइस डेवलप करें कि जिसमें आप बच्चा जो है वो अपनी तस्वीर देखता हो और वो मूव ना करे और इस दौरान में आप उसका एक्सरे कर लें। सो दिस इज हाउ द इनोवेशन विल डेवलप। इसमें जब आप व्हेन यू आर क्वालिफाइड और आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं कि जो बेहतरी लेके आ रहा है, आपको कोई नहीं रोकने के लिए जा रहा, बल्कि लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि आप जो भी काम करें, जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया, उन पॉइंट्स में आपका नॉलेज बेस होना चाहिए। आपने कोई इंटरनेशनल वे देखा, उसमें आपने देखा इन्होंने बहुत अच्छा किया, लेकिन इसमें अगर ये कर लेते, आप जब ये सोचते हैं कि वो ये कर लेते तो फिर वो आप कर लें। दिस इज हाउ द नॉलेज विल डेवलप। नई डेवलपमेंट्स आपने देखी, आपने एविडेंस इनोवेशन बेस्ड, का आपको पहलू होना चाहिए, बिल्कुल। बिल्कुल। फिर उसके बाद सबसे अब टॉप अप कैसे है? टॉप अप ऐसे है कि आप जब एक एक्सरे करते हैं और एक्सरे करने के बाद आप उसको इवेल्युएट करें, खुद से इवेल्युएट करें, बनिस्बत इसके कि आप उस एक्सरे को एक प्रोसेस में डाल दें और जब वो रिपोर्टिंग के लिए रेडियोलॉजिस्ट के पास जाए तो रेडियोलॉजिस्ट उसमें कुछ टेक्निकल चीजों को देखे और वो कंफर्टेबल फील ना करे। क्या आप अब अगर वो मैं तो जब भी किसी बात उस पर बात करता हूं तो मैं तो किसी एक देहात में बैठ के, किसी पहाड़ के एक कोने में बैठ के, किसी दरिया के एक किनारे में जो बस्ती आबाद है उसके हवाले से, कोई रेगिस्तान से दूर किसी कोई गोट है जहाँ पे कोई एक एक्सरे की मशीन किसी अल्लाह के बंदे ने जो है वो सदका जारिया के तौर पे एक यूनिट में लगा दी, मैं तो उस हवाले से करता हूँ। तो उसकी एक्सरे की रिपोर्ट एक गोट से कराची में रिपोर्ट होने के लिए आई और पता चला है कि वो उसमें तो टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं। तो यहाँ पे आपको जो है टॉप अप भी इम्प्रूवमेंट करनी है। आप बताएं, मतलब आप लिखें कि मैंने ये पेशेंट आया, ये ओल्ड पेशेंट था, ये काइफोटिक था, प्रॉपर खड़ा नहीं हो पा रहा था, मैंने इसको हेल्प आउट किया, मैंने इसको ब्रीदिंग इंस्ट्रक्शंस दी 3 टाइम, और ये ब्रीदिंग इंस्ट्रक्शंस के साथ है। क्या किसी रेडियोग्राफर ने आज तक ये पॉइंट नोट करके भेजा है रेडियोलॉजिस्ट के पास? मैंने फिर इसका ब्रीद इन में भी लिया है, मैंने इसका इंस्पायरेशन में भी लिया है, मैंने इसका एक्सपायरेशन में भी लिया है, ताकि वो रेडियोलॉजिस्ट उसको कंपैरिजन करे। सो दिस इज द वे, सो एवरीवन इज क्वालिफाइड। सो ये वे है कि जिसमें वो सोचें और सोचने के बाद जो है ना इस चीज को और इससे मुख्तलिफ चीजों को भी बेहतरी के लिए अपने अंदर जो है ना वो अपनाए। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सारा सिनेरियो देखने के बाद आप जो है जब कोई काम करने लगे हैं तो जहन में एक बात रखें कि पहली मर्तबा ही ठीक करें। मतलब आप पहली मर्तबा वो सारे फैक्टर्स अपने जहन में रखें जिसमें आप फर्स्ट टाइम आप परफेक्ट जो है काम करें, और उसको ये वो चीज है कि जो आपको बताएगी कि अगर आप आपके दिमाग में होगा आई डोंट वांट टू डू इट 2 टाइम, मैं इसको 1 टाइम करना चाहता हूँ, कौन सी चीजें मुझे हिंडर कर रही हैं और जिनको मैं साइड पे करूं और मैं बेस्ट जो है वो जो है रेडियोग्राफ प्रोड्यूस करूं। इसके अलावा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब आप एक काम करते रहते हैं तो जरूरी नहीं है कि आपको हर मर्तबा आप कहते हैं पहले मैंने ये प्रॉब्लम देखी थी मैंने सॉल्व कर ली, फिर मैंने ये प्रॉब्लम देखी थी मैंने सॉल्व कर ली, अब मैं 1 महीने से विदाउट एनी प्रॉब्लम बेस्ट कोलिमेटेड, जैसे हमें आगा खान में मुदब्बिर कहा जाता था जब हम एक्सरे करते थे, वी नीड 4 साइडेड बेस्ट कोलिमेटेड एक्सरे, और हम वो किया करते थे। और उस करने के बाद हम कहते थे जी हमने बड़ा कर दिया, लेकिन कभी कभी हमें ये भी पैगाम आता था अरे भाई आपका वो मार्कर वहां पे चमक रहा है। वो जब वहां पे जाते थे तो पता चलता अरे ओहो हमने एक्चुअली तो बहुत जबरदस्त किया है लेकिन मार्कर तो हमने उलट लगा दिया है।
लेफ्ट साइड पे राइट मार्कर लगा दिया, राइट साइड पे लेफ्ट। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, सीटी स्कैन करना, एमआरआई करना वो ज्यादा आसान है एज कंपेयर टू जो एक्सरे की तमाम मार्किंग के, एक्सरे के परफेक्ट मार्कर लगाना। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड टेक्निकल जॉब। तो ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आप जो है इसमें जो है जो आप एक्सरे करें और उसमें फ्रस्ट्रेट ना हो और सैचुरेट भी ना हो कि आप सोच रहे हैं कि आप फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, बस मैं तो यही कर रहा हूं। नहीं, आपने फ्रस्ट्रेट नहीं होना। बहुत डीप है, ये एक समंदर है एक्सरे का। उसमें सैचुरेट भी ना हो, अपने आप को सैचुरेट भी ना होने दें, अपने आप को फ्रस्ट्रेट भी ना होने दें। ये ऐसा होता क्यों है? कोई फ्रस्ट्रेट क्यों हो जाता है, सैचुरेट क्यों हो जाता है, फ्रस्ट्रेट क्यों होता है? फ्रस्ट्रेट इसलिए होता है, और मैं इससे इनकार नहीं करूंगा, इसीलिए मैंने आपको शुरू में एक बात ये बताई है कि बहुत से लोग इससे मुमकिन है इत्तेफाक ना करें, वो कहें भाई क्या बात कर रहा है, और बहुत से लोग मुमकिन है इससे इत्तेफाक करें। लेकिन एट द एंड 10 ईयर, 15 ईयर, 20 ईयर गुजारने के बाद वो फील करेंगे कि वाकई हमें ऐसे करना चाहिए था। यहाँ पे मैं आज एक, मुझे अभी मेरे जहन में एक बात आ गई और मैं अपने एक टीचर को, मैं उनको ये ट्रिब्यूट के तौर पे ये बात पेश करता हूँ। आप भी जानते हैं वारिस जमाल साहब, वन ऑफ द बेस्ट रेडियोग्राफर आई विल से इन पाकिस्तान, कि किस तरह उनके जो रेडियोग्राफ हैं वो एज ए मॉडल जो है वो मतलब सेंटर्स में लगाए गए हैं। कितना कमाल उन लोगों का काम है। मैं जो है ना उनको ट्रिब्यूट पेश करता हूं। तो आप फ्रस्ट्रेट क्यों होते हैं? सबसे पहली बात ये, फ्रस्ट्रेट आप इसलिए होते हैं कि आप सुबह 8 बजे अपनी जॉब शुरू करते हैं, 2 बजे आपको वो काम खत्म करना है और 2 बजे तक आपको 200 एक्सरे करने हैं। ये जो चीज है, यहां पे एक रेडियोग्राफर का फाइटिंग पोजीशन आ जाती है। यहां पे उसने देखना कि वो कहेंगे भाई ये कैसी, ये तो आईईपी के किस तरह की लोग आके बात कर लेते हैं, इंग्लैंड में होता होगा, अमेरिका में होता होगा, यूएई में होता होगा, मुदब्बिर इंग्लैंड में बैठा है, स्कॉटलैंड में बैठा है, ऑस्ट्रेलिया से लोग कर रहे हैं, पाकिस्तान में ऐसे नहीं हो सकता, पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। नहीं, दिस इज द पॉइंट कि जिसके लिए मुदब्बिर ने ये जो है काम शुरू किया है। आपने फ्रस्ट्रेट नहीं होना, हम आपको ये नहीं कह रहे कि आप फ्रस्ट्रेट हो। आप बिलीव करें कि अगर आप उस दिन में आप कीजिए 200 एक्सरे, जिस तरह से आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, परफेक्ट काम कर रहे हैं और बहुत हेल्प कर रहे हैं, लेकिन कुछ 2 या 4 या 5 एक्सरे हमारे कहने के मुताबिक भी करें। अगर आप प्लेजर फील नहीं करेंगे तो फिर आप हमें बताइएगा। आप प्लेजर फील करेंगे, आप सैचुरेट नहीं होंगे। तो वो जो वर्कलोड है, कोशिश करें कि आपने उसको किस तरह सूद करना है। मसलन आप देखते हैं कि एक आदमी एक्सरे करवाने के लिए आया, उसकी इंप्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, लेकिन एक 45 ईयर ओल्ड पेशेंट आया है, उसकी हिस्ट्री जो है वो ट्यूबरक्लोसिस की है। मैं ये नहीं कह रहा कि पेशेंट को आप जो है वो मतलब जो है ना वो कर दें, मतलब उसको आप वे कर दें कि इसका अच्छा भी हो जाएगा तो ठीक है, इसका अच्छा नहीं भी होगा तो ठीक है। नहीं, कुछ पेशेंट्स आपसे ज्यादा जो है वो एफिशिएंसी और एक्सपर्टी जो है वो आपकी मांग रहे होते हैं, और कुछ पेशेंट्स में आप रूटीन में काम कर सकते हैं। तो दैट इज द वे कि आप जो है स्ट्रगल बैक करें उस प्रॉब्लम को, उस वर्कलोड को स्मूथ करने में। जब आप देखेंगे कि यार मैं एक क्वालिफाइड आदमी हूं और मैं बेस्ट सर्विसेज इस पेशेंट को दे सकता हूं जो कि बहुत टर्मिनली सिक है, और मैं अपने जूनियर्स को ये काम सिखा सकता हूं जो कि रूटीन एक्सरे कर सकते हैं और उनको मैं बाद में रिव्यू कर सकता हूं, तो क्या इसमें बेहतरी नहीं आएगी? यकीनन बेहतरी आएगी। यहाँ पे एक पॉइंट है और वो ये है कि हम अपने से नीचे वालों को सिखाएं, अपने से ऊपर वालों को ईज करें। टॉप अप एंड बॉटम डाउन, दिस इज हाउ द टॉप एंड बॉटम डाउन। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जब आप कोई एक्सरे करके उसकी बताने लगे कि मैंने एक्सपिरेशन की है, मैं एक्सपिरेशन में मैंने एक्सरे किया है, मैंने इंस्पिरेशन में किया है, मैंने उनको पेशेंट को 3 टाइम इसको प्रैक्टिस करवाई थी, उसके बाद आप उसकी टेक्निकल पॉइंट लिखें कि मुमकिन है कल मैं ना हूं, 3 मंथ के बाद ये पेशेंट दोबारा करवाने के लिए आए, मैं नीचे फैक्टर लिख दूं, जैसे सीटी स्कैन पे या एमआर पे फैक्टर्स आते हैं, कि ये मैं फैक्टर लिख दूं कि नेक्स्ट टाइम
जब कोई एक्सरे करे तो वो इन फैक्टर्स को मद्देनजर रखे, बिल्कुल ही अंडर या बिल्कुल ही ओवर, जिसको हम कहते हैं कि हाई डेंसिटी एंड लो डेंसिटी कोई दूसरा रेडियोग्राफ ना प्रोड्यूस कर दे, ताकि जिसे कहते हैं रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ द जो आपका जो है स्कैन, वो आप वो कर सकें, वो फैक्टर लिखें, आप उसकी टेक्निकल डिटेल मतलब लिख दें, पेशेंट्स के बारे में बता दें कि पेशेंट इस तरह से आया था। यहाँ पे आपने ऐसे नहीं करना कि आप उसकी जो है वो रिपोर्ट करना शुरू कर दें, आपने ये भी इस चीज को इम्पोर्टेंट रखना है, अपने बात को मद्देनजर रखना है कि आप जो है वो रिपोर्ट ही करना शुरू नहीं हो गया, आप अपने विद इन ए लिमिट काम कर रहे हैं, आपने तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं उनको इस जो है ना उसको मद्देनजर रखना और उनको असिस्ट करना है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये भी है, मैं ये भी नहीं चाहता कि कोई बच्चा या कोई बच्ची वो किसी जगह पे जाए, वो कहे जी हमें तो सर मुर्तजा ने या मुदब्बिर ने कहा था जी आप पूरा टाइम लें, 15 मिनट तकरीबन एक्सरे करें। अब वो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, पेशेंट बाहर इंतजार कर रहे हैं, और वो जो डायग्नोस्टिक सेंटर का ऑनर है वो कहता है भाई आप क्या कर रहे हैं भाई, वो डॉक्टर साहब इंतजार कर रहे हैं, आप अपनी टेक्निकलिटी में पड़ी हुई हैं, आपने इस चीज को भी करना है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये तमाम चीजें जो है वो है। इसके बाद एक कोई क्वालिफाइड जो रेडियोग्राफर है, वो उसने डिप्लोमा लिया है या उसने काम सीखा है या उसने ग्रेजुएशन की है, दिस इज इंपॉर्टेंट कि जब वो एक्सरे करे उसका एक्सरे मुंह से बोले। मैं यहाँ पे एक वर्ड कहना चाहता हूँ उर्दू में, जिस तरह हजरत इलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का हर शेर मुंह से बोलता है ना कि मैं इकबाल का शेर हूं, जिस तरह जो है वो अनवर मकसूद का मजाक बोलता है ना कि ये अनवर मकसूद ही ऐसी बात कर सकता है, इस तरह से जब आप एक्सरे करें तो कम से कम उस सेंटर में वो एक्सरे बोले कि ये वो ही कर सकता है, ये चीज होनी चाहिए इंपॉर्टेंट। तो उसके लिए क्या है कि आप स्पेशलाइज्ड ग्रेजुएटेड, व्हाट इट मींस ग्रेजुएटेड, ग्रेजुएटेड डजंट मीन कि ग्रेजुएशन की हुई है, ग्रेजुएटेड मींस कि आपने उसको मेजर किया हुआ है, आप वही फैक्टर जो है जिससे आप चेस्ट एक्सरे करते हैं वो आप एक 40 इयर्स के हेल्दी पेशेंट को दें, और वही फैक्टर अगर आप 16 ईयर की बच्ची जो कि अपने वीजे के एक्सरे के लिए आई है उसको दें, दिस इज नॉट ग्रेजुएटेड। आपकी मशीन में चूंकि ये आता है तो आपने इसी तरह बटन दबा दिया है, नो, दिस इज नॉट अ वे, आपका वो ग्रेजुएटेड। और जब आप वो करें तो उसके आप बेस्ट एक्सरे करें कि लोग कहें कि ये वाकई एक बेस्ट एक्सरे है, इसमें जो हम देखना चाहते हैं। मुदब्बिर आप जानते होंगे कि जब किसी पेशेंट को कंसिस्टेंट कफ होती है फॉर फॉर मोर देन अ मंथ और उसका एक चेस्ट एक्सरे किया जाता है, वो चेस्ट एक्सरे, वो ब्लड टेस्ट अगर फॉर एग्जांपल नहीं हुआ तो चेस्ट एक्सरे पे वहां जो पॉइंट है जहां पे जाके ट्यूबरक्लोसिस अपनी स्टार्ट करता है प्रोसेस, समटाइम आप वो डिटेक्ट कर लेते हैं चेस्ट एक्सरे पे। वो तभी मुमकिन है कि जब आपने बेस्ट एक्सरे परफॉर्म किया हो। तो ये वो तमाम चीजें हैं कि जिसको आप जो है आपको मद्देनजर रखना है। इसके बाद मतलब अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट पे जाऊं वो ये है कि ये फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अब ट्यूबरक्लोसिस की बात की है, अब एक ग्रेजुएट एक्सरे बाजुकात बहुत से स्टूडेंट जो हैं वो ये सवाल करते हैं, आज मैंने आपको देखकर जहन में तो मेरे पहले भी था, लेकिन ये असल में मैंने आपके इस आईबी का सहारा लेके मैं अपनी वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं नहीं नहीं, वो बिल्कुल जो बहुत मेरी बहुत अच्छी बातें हो रही है। मैं तो खुद आपके बातों से काफी बूस्ट अप हुआ हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे सुन के। आप कैरी ऑन करें। मैं हमारे ऊपर ये एक जो है वो हमारे शोल्डर्स पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो हम जो है ना करें। तो ये तो मैं यही इस आपका प्लेटफॉर्म सहारा पे। लेके वो मैं ये वो कर रहा हूँ। अक्सर लोग ये पूछते हैं, जब हम भी शायद पूछते थे, मैंने तो नहीं वैसे पूछा था क्योंकि मैं कभी आपको अलहदगी में बताऊंगा कि मैंने शायद पहले भी अर्ज किया था कि मेरे तो डिफरेंट डिसिप्लिन में आए थे, तो मैंने बाई विल जो है बाकी डिसिप्लिन को जो कि अलाइड हेल्थ है उनको मैंने कहा कि नहीं, मैं मेडिकल इमेजिंग में जाना चाहता हूँ। तो अमूमन जो जूनियर्स हैं वो पूछते हैं कि हम भी वही काम कर रहे हैं, जो हमारे सीनियर हैं वो भी वही काम कर रहे हैं, तो फर्क क्या है, आप समझ। तो यहाँ पे मैं एक फर्क बताता हूँ कि वो जो सीनियर हमारे काम कर रहे हैं आफ्टर
जो है वो सर्टेन एजुकेशन और ट्रेनिंग, और जो हम काम कर रहे हैं हमारे ऊपर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आती हैं, उनके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आती थी कि वो हमें सिखाएं, और उन्होंने सिखा दिया हमें। हमने यूनिवर्सिटी से पढ़ लिया, उन्होंने हमें सिखा दिया। अब हमारे ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं कि हम एक नॉलेज ग्रुप डेवलप करें, जैसा कि ये काम आपने किया है। मसलन अगर मैं चेस्ट एक्सरे करता हूं और मुझे पता चलता है कि इस पेशेंट का ये चेस्ट एक्सरे है, तो इसकी मैंने किया और इसमें इसकी जो सस्पिशन है वो ट्यूबरक्लोसिस की है, तो ट्यूबरक्लोसिस कैसे नजर आता है? ये जो पेशेंट है वो मेरे जहन में होना चाहिए कि अच्छा ट्यूबरक्लोसिस ऐसे नजर आता है। अब मुझे ये ये पता होना चाहिए ट्यूबरक्लोसिस पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस है या बोन ट्यूबरक्लोसिस है, ये पल्मोनरी से बोन में गया है या बोन से जो है वो पल्मोनरी सिस्टम में, पल्मोनरी पैरेन्काइमा में आया है। एम्फाइसीमा कैसा नजर आता है, एम्पाइमा कैसा नजर आता है? हमें क्या करना है इसमें, हमें एक नॉलेज ग्रुप डेवलप करना है। किताबें भरी पड़ी हैं, वेब्स भरे पड़े हैं, लिखने वालों ने लिखे हुए हैं, लेकिन जो काम कर रहे हैं उनके जहनों में भी ये चीज होनी चाहिए ताकि ये और बूस्ट अप हो जाए। हमें ये नॉलेज ग्रुप डेवलप करेंगे जैसा कि आपने ये काम किया है। इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि जब हमें नॉलेज अवेलेबल होता है, हम वो रिटर्न करें, उस नेकी को आगे बढ़ाएं, वो नेकी आगे बढ़े ताकि लोग जो हैं उसको और उसके ऊपर काम करें, अपना और हिस्सा डालें, और उस हिस्से के बाद वो चीज फ्लोरिश कर जाए। इसके बाद एक और पॉइंट मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा कि अब मैं मसलन बात करता हूँ एक 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 लेते हैं, ऐसी एक मिसाल लेते हैं कि एक किसी देहात में एक बैचलर्स जो है वो बैचलर्स करने के बाद उसकी किसी देहात में जो है वो जॉब हो गई है, उसको वहां पे जॉब मिल गई है एक एक्सरे यूनिट पे। डॉक्टर साहब उसके लिए एक्सरे लिखते हैं, वो एक्सरे करता है, क्वालिफाइड है, चीजों को समझता है, और वो ये भी देखता है कि यहाँ पे मेरे पास जो ज्यादातर लोग काम करने वाले आते हैं वो ईंट के भट्टे पे काम करते हैं, या वो खेत में काम करते हैं जहाँ पे मट्टी उड़ती है, या जो एग्रीकल्चरल वेस्ट है वो ब्लो करता है। और उमूमन लोग जो हैं वो देखा गया कि वो चेस्ट इन्फेक्शन में रहते हैं। एक क्वालिफाइड आदमी एक डॉक्टर के साथ मिलके, या उस सेंटर का जो ऑनर है, या कम्युनिटी का कोई जो है वो लीडर है, उसके साथ मिल के बहैसियत क्वालिफाइड, बहैसियत वेल रिस्पॉन्सिबल पर्सन और सिटीजन ऑफ दैट कम्युनिटी, क्या वो ये सोचता है कि वो कोई कंपेन चलाए स्क्रीनिंग की? दिस आल्सो कम्स, यही रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे अंदर नहीं हमारे लिए काफी कि हम जो है अपने काम को करें? क्या वो ये सोचता है कि उसको कोई कंपेन चलानी चाहिए? अब उस कंपेन में वो सिर्फ इसलिए कर रहा है कि लोगों को चेस्ट इन्फेक्शन है। अगर उसका नॉलेज बेस स्ट्रॉन्ग है तो आप यकीन कीजिए कि वो बहुत से ऐसे पेशेंट भी निकाल देगा उसी एक कंपेन में, कि जिसको ये बताएगा कि ओहो इसकी तो कार्डिक थ्रेशोल्ड रेशियो जो है वो बहुत हाई है, इसको तो कमिंग प्रॉब्लम टाइम में, मतलब कमिंग टाइम में इसको हार्ट प्रॉब्लम इंडिकेट हो सकती है। वो उस पेशेंट को क्या वो नॉलेज अपना इस्तेमाल करते हुए किसी उसे कहेगा कि आप किसी दिल के डॉक्टर को, जैसे हमारी लैंग्वेज में करते हैं, मैं वो लेमैन लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ कि डॉक्टर, दिल के डॉक्टर, बिल्कुल। आप दिल, मैं आपको मुदब्बिर एक बात बताता हूँ। मतलब मैं जब यहाँ पे आया तो मेरी मिसिस के कुछ जानने वाले थे खातून, वो उनके मोहल्ले में, क्यों मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ और मेरे दिमाग में जो आज ही बात आई, उन्होंने मुझे यहाँ पे मेरे साथ बात की, मुझे बहुत दुआएं दी। आज मुझे खबर मिली है कि वो फोत हो गई हैं, अचानक फोत हो गई। मेरे दिमाग में ये बात आई, मुमकिन है हार्ट अटैक हुआ हो, मुमकिन है हार्ट फेलियर हुआ हो। हमारे यहाँ तो सिर्फ एक लफ्ज यूज होता है, हार्ट अटैक। अब हार्ट की प्रॉब्लम क्या है, नो वन नोज।
मतलब मैं आपको एक अपने एक डॉक्टर साहब हैं, वो कुवैत में मतलब होते हैं, उन्होंने उनके प्रोफेसर ने एक जो है वो कार्डियोलॉजी पढ़ा रहे थे, तो कार्डियोलॉजी पढ़ाते हुए उन्होंने एक मतलब बात की। उन्होंने कहा कि अगर कोई आंख या कान का डॉक्टर जो है वो चेस्ट एक्सरे को देखे तो वो उसमें से उतना ही नॉलेज निकाल लेता है कि जितना कोई जो है अपना जो ऑर्थोपेडिक सर्जन ईसीजी में से निकालता है। अब मैं नहीं जानता कि इसका क्या मतलब, मैं एक्सप्लेन नहीं करना चाहता, लेकिन मैं सिर्फ बताना ये चाहता हूं कि एवरी फील्ड हैज बीन डेवलप्ड और उसकी बहुत निटिगिटीज हैं। रेडियोग्राफर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि वो प्राइमरी पर्सन है जो कि इंटरेक्ट करता है विद पेशेंट एंड विद पेशेंट कंडीशन एंड विद पेशेंट्स कंडीशंस आउटकम थ्रू रेडियोग्राफी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको मैं काफी अरसे स्कैनिंग कर रहा हूं। मैं आई केम टू क्रॉस मैनी पेशेंट्स ऑनेस्टली, मतलब डिफरेंट उसमें सिंगल किडनी पेशेंट डजंट नो, हमें पता चला है। पेशेंट से पूछा, उससे मतलब हम बिकॉज वो जैसे मैंने कहा कि आपको स्टेक होल्डर्स का ख्याल करना, और जब आप इस कंट्री में हैं तो आपको तो बहुत ख्याल करना होता है इन चीजों का। तो पेशेंट से फिर थोड़ा सा एक्सप्लोर किया कि क्या वो जानता है, उसकी पिछली हिस्ट्री देखी, कोई कोई दूसरा स्कैन नहीं है, तो एक्सीडेंटली पता चला कि सिंगल किडनी। आप समझ रहे, तो इस तरह आप बहुत सी जो है वो चीजों को करते हैं। अब जब एज ए रेडियोग्राफर आपको पता हो कि आप एक स्क्रीनिंग प्रोग्राम चला रहे हैं, वो इसलिए चला रहे हैं आपको उसमें हार्ट की प्रॉब्लम मिलेगी, वेस्कुलर की मिलेगी, आप एक्सीडेंटली तो यहाँ पे तो हर तीसरा पेशेंट, क्योंकि बड़ी मैसिव लेवल पे यहाँ पे स्क्रीनिंग और स्कैनिंग होती है, स्क्रीनिंग भी एंड स्कैनिंग भी, तो हमें तो मतलब वो इंसिडेंटल आप फाइंडिंग्स बहुत जरूरी इंसिडेंटल फाइंडिंग ऑफ सीए, और वो प्रोसेस उनका स्टार्ट हो जाता है और पेशेंट को भी नहीं पता होता, और वो पेशेंट जो है ना मतलब एक प्रोसेस में चला जाता है। सो दिस इज व्हाट आई सेड कि दैट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। और 14 पॉइंट जो है वो ये है कि आप जो नॉलेज इकट्ठा कर लें, जो एक्सरे आप कर लें, मतलब आई हैव सीन मैनी रेडियोलॉजिस्ट जो के कॉलेज के प्रोफेसर हैं, वो जो लेक्चर्स लेते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता था। मेरे सीनियर थे, मैं उनके साथ काम किया। वो अपने लाइफ लॉन्ग एक्सरे जो हैं उन्होंने अपने पास सेव किए होते थे, वो एग्जाम में लेके जाते थे, क्लासेस में लेके जाते थे, वो अपने जूनियर्स को मतलब अपने स्टूडेंट्स को प्रेजेंट करते थे, उनके लाइफ लॉन्ग होते थे। दिस इज व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम रेडियोग्राफर्स। हत्ता कि मैं तो इससे भी ज्यादा एक्सपेक्ट करता हूं कि मुदब्बिर को फोन करें, मुर्तजा को फोन करें, और मेरे किसी जूनियर को फोन करें रेडियोलॉजिस्ट, यार मैं फला कंडीशन के ऊपर जो है ना एक लेक्चर वो डिलीवर करना चाह रहा हूँ आपके नॉलेज बैंक में, आप प्लीज जरा मेरे साथ शेयर करें, और आप उनके साथ शेयर करें, जी सर हमारे पास ये है। इमेजिंग एक्सपर्ट पाकिस्तान की इन एपिसोड्स को हमने सीरीज में डिवाइड कर दिया है कुछ पार्ट्स के अंदर। ये पार्ट जो हम है इसको हम यहीं पे खत्म करते हैं, और इंशाल्लाह इसकी इसी गुफ्तगू को आगे कंटिन्यू रखते हुए हम नेक्स्ट पार्ट में जरूर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।